मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेकेएसएसबी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीआईजी साहब से मिलने की कोशिश की, उनसे जब बताया उनके जो रिक्रूटमेंट को देख रहे थे, तो तब भी वो कहने लगे कि यार आपको तो हम एसपीओ लेते हैं, अब आप हमारे अफसर बनने आ गए। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक फौज का जवान इतना क्यों पढ़ लिख गया और क्यों इन ऑफिसों में आ रहा है। इसकी जगह हम सिविलियंस को लें, धांधली करें, गदर करें, क्योंकि आर्मी पर्सन करप्ट नहीं देश के लिए बलिदान देते हैं। जिस जवानी में मैं और आप हर जिंदगी का हर सुख ढूंढते हैं, उस जवानी में फौजी, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो आतंकवाद ग्रस्त जो भी इलाके हमारे हैं, वहाँ पर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद हर राज्य का और हर यूनियन टेरिटरी की कोशिश रहती है कि फौजियों के इस बलिदान को रिकग्नाइज किया जाए, और सिर्फ रिकग्नाइज ही न किया जाए बल्कि इस बलिदान का मान सम्मान करते हुए अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस जो हैं फौजियों को मिलते हैं। इसी तरह के कुछ एक्सेप्शन रिक्रूटमेंट के मामले में जम्मू कश्मीर में फौजियों को हासिल थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनते ही बाबू लोगों का ये कहना है, चूंकि ये पूरे भारत भर में ऐसी कोई एक्सेप्शन फौजियों को नहीं मिल रही, जम्मू कश्मीर में भी आपको नहीं मिलेगी। क्या जम्मू कश्मीर से जो फौजी हैं, क्या उनके बलिदान को इस तरीके से जम्मू कश्मीर के बाबू लोग रिकग्नाइज ना करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में एक्स सर्विसमैनों का क्या कहना है, आइए बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक्स सर्विसमैन का आप चेयरमैन हैं, इस वक्त ये प्रेसिडेंट अशोक कुमार जी। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि क्या एक्सेप्शन आपको मिलता था और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस बार क्या किया है? सबसे पहले जनेद जी, मैं आपका और स्टेट लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें कवर करने के लिए यहां पहुंचे। जैसे कि आपने पहले ही सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, लेकिन मैं इसको और तफसील से बताना चाहूँगा कि जो हम लोग फौजी हैं, हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है 16 साल में हम लोग रिक्रूट हो जाते हैं, 16 से 21, और हमारी जो रिटायरमेंट है जनरली वो 32, 34, 36 और 40 साल से पहले रिटायर हो जाती है। जैसे मैं आज 34 साल का हूँ, हम 34 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। तो हमें पूरे भारत में एक एग्जम्पशंस कुछ हैं और कुछ एक्सेप्शंस दी जाती हैं हमें, उनको लेके ही रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में भी हमें रिलैक्सेशन होती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जब स्टेट थी तो यहाँ पे SRO 294 था जो 2005 का था, उसके बीच में हमें 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थी नॉन गेस्टेड जॉब्स में। जब यूटी बनी तो जो नेशनलिस्ट लोग थे, हमें लगा कि यूटी बनने के बाद हमें भी भारत की दूसरी स्टेटों की तरह ऐसे ही रिजर्वेशन दी जाएगी और हमारा वेलफेयर होगा। लेकिन जब SO 127 2020 अप्रैल 2020 का SRO 294 को रिप्लेस करता है, उसमें हमें कोई भी कंसेक्शन नहीं दी जाती, एज इट इज उसको कोई अमेंडमेंट नहीं होती, हमारे लिए वही रखा जाता है जो पहले था वही अब भी आता है। उसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो रिक्रूटमेंट करता है, रिक्रूटमेंट नंबर 1 क्लास 4th के लिए और रिक्रूटमेंट नंबर 2 पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसके बीच में वो स्टेट के रूल जो यूटी ने फॉलो किए थे, अडॉप्ट किए थे यूटी ने, उन्हीं के अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट करता, तो हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि जब तीसरी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज होता है पीएम का, उसमें करते हैं, तो जो एसएसबी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं एक पैरे को अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पैरा नंबर 63 एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 उसके बीच में मेंशन करते हैं कि एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन है जो उसको एक बार ही लाइफ में दी जाएगी, जबकि ना तो वो SO 127 के अंदर था, ना ही वो जो SRO 294 था उसके अंदर था। इन्होंने अपनी मर्जी से, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मर्जी से उस पैरे को इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने वो अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेट किया तो हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन उनको टस से मस नहीं हुई। उसके बाद हमें लगा कि ये स्पेशल पैकेज था पीएम का, मे भी शायद तभी इन्होंने किया हो। उसके बाद 16 दिसंबर 2020 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 वो करते हैं और उसके बीच में 1700 पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं नॉन गेस्टेड्स के लिए। उसके बीच में फिर से वो पैरा कॉपी पेस्ट करके वो डाल देते हैं जो इन्होंने अपनी मर्जी का पैरा है। हमने एसएसबी के चेयरमैन साहब से जब अपॉइंटमेंट ली, हमारा डेलीगेशन उनसे मिला, सेक्रेटरी साहब से मिला, सेक्रेटरी साहब का तो बिहेव ये था कि आपने जो करना है कर लो, हमने डाल दिया तो डाल दिया। लेकिन चेयरमैन साहब ने हमें कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि हम इस पैरे को हटाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमने अपनी मर्जी से डाला, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमने अपनी मर्जी से डाला है। ये उनका एक ट्रायल बेस था, क्या एक्स सर्विसमैन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। लेकिन आज तक हमने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप 3 दिन में इसको हटाओ ताकि हमारे हजारों एक्स सर्विसमैन फॉर्म भर सकें। लेकिन उन्होंने उस पैरे को आज तक नहीं हटाया, अपनी मर्जी उस पैरे को इनकॉर्पोरेट किया है। इसी को लेके आज हमारी आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब से एक ही मांग है कि जो आप SO 127 का वायलेशन करते हुए इस पैरे को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, इसको इमीडिएट हटाओ, क्योंकि 27 तारीख के बाद फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी ओपनिंग डेट है। तब तक हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो एलिजिबल हो जाएं और वो हजारों एक्स सर्विसमैन फॉर्म भर सकें। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि हम जब
रिटायर होते हैं, आज मेरी पेंशन 14,000 है। मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी 60,000 सैलरी ले रहा था मैं। आज आप मुझे बताओ 34 ईयर्स में मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी क्वालिफिकेशन डबल MA BEd है और मेरे हज़ारों साथी ऐसे हैं जिनके हायर क्वालिफिकेशंस हैं, जिन्होंने MPhil करी है, PhD करी है, लॉ किया हुआ है। उन लोगों को आज आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। क्या मैं क्लास 4th अपॉइंट होता हूँ? मुझे इससे ऊपर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? जो मुझे बताएं, क्या ये सिर्फ JKSSB ने किया है? पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको लेकर कानूनों में उनमें भी वहाँ पे इस तरह का बदलाव हुआ है या सिर्फ ये SSB ने किया है? देखो जुनेद जी, आपको पता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि SO 127 पूरी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को लेके है। वो PSC हो, JKPSC हो या SSRB, उन सबको लेके। जो JKPSC है वहाँ पे सिर्फ हमें एज रिलैक्सेशन दी जाती थी, आज भी वही दी जाती है। वो इस किस्म का उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन JKSSB उसका खुद ही वायलेशन करते हुए कर रही है, रूल्स में कहीं नहीं कह रही, यानी आपको एक ही बार जो है मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब उसमें क्या दिक्कत है कि अगर आज कोई, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता जी कि हर एक आदमी का, जब आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप रिटायर होकर वापस आ गए जी, आपको नहीं लगता कि ये फंडामेंटल राइट है आपका कि आप एक बार अप्लाई करें, 10 बार अप्लाई करें, जब तक आप एज क्राइटेरिया में आते हैं आप अप्लाई करते रहें? कोई क्यों रोकेगा आपको? JKSSB आपको रोकना क्यों चाहती, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर उसमें रीजन ये है कि JKSSB सिविलियंस लोगों को हमारी जगह एडजस्ट करना चाहिए। JKSSB में पहले भी धांधली थी। वो लोग जो सिविलियंस थे, एक्स सर्विसमैन के नाम पे फॉर्म भरते थे, एक्स सर्विसमैन को शॉर्टलिस्ट नहीं करते थे, उनको बाहर निकालते थे और उनसे भगवान जाने क्या उनके साथ रिलेशंस थे, सिविलियंस को एंट्री करवाया करते थे। इनका आज भी वही मकसद है। आप देखो ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते एक्स सर्विसमैन की, इनको पूछो वेटिंग लिस्ट क्यों निकालते, पूछ लो आप चेयरमैन साहब से। नहीं निकालते, नहीं निकालेंगे, मनमर्जी, तानाशाही, नहीं निकालेंगे, क्या कर लोगे, जाओ जो करना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट का कोई कैलेंडर नहीं है। अगर आज मैं डबल MA BEd हूँ और उसके बाद में चपरासी क्लास 4th में फॉर्म भरा है, मैंने क्लास 4th में भरा, मेरी मजबूरी है। मतलब मुझे बताइए जी, कल अगर मास्टर की पोस्ट निकलती है, कल अगर और पोस्टें अलग अलग विभागों में पोस्टें निकलती हैं, क्या आप एक ही बार उन पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या दोबारा भी भर सकते हैं? ताकि बहुत सारे दर्शक अभी भी नहीं समझ पाएंगे, आप क्लैरिटी के साथ जरा समझाएं। उसमें यह है कि पहले हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि आप जितनी बार मर्जी फॉर्म भरो, आपको कोटा मिलेगा, आप हायर पोस्ट के लिए भरते जाओ। आप ये कह रहे हैं कि आपको कोटा जो है वो एक ही बार मिलेगा, आपको एक ही बार, आपने एक बार अवेल्ड कर दी, उसके बाद आपको फर्दर नहीं दिया जाएगा। हमारा ये विरोध है कि अगर मैं क्लास 4th में लग जाता हूं तो यहाँ पे आज क्लास 4th के आएंगे तो नायब तहसीलदार की कब आएंगी? 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। SSB को खुद पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं हमने कब एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो क्या मैं वहीं रिस्ट्रिक्ट रहूं? अब मुझे आगे बढ़ने से रोका जाए? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा? आप बढ़ने से रोक रहे हो। आप हिमाचल में देखो, हिमाचल में 15% क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D में रिजर्वेशन है। पंजाब को देखो, हरियाणा को देखो, चंडीगढ़ को देखो। अगर आप UT के ही ले रहे हो तो चंडीगढ़ UT का रूल हो ना, हमें नेबरिंग स्टेट्स की तरह। फौज को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और सरकार अक्सर ये कहती है कि फौज का मान सम्मान करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि फौजियों को वो मान सम्मान मिले जिसका उन्हें अधिकार है। क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ये करके उस मान सम्मान का ध्यान रख रही है? जनेद जी, कहीं दूर दूर तक हमें वो चीज़ ही दिख नहीं रही कि एक्स सर्विसमैनों का यहाँ कोई मान हो रहा है। आज हम दूसरी तीसरी बार रोड के ऊपर उतर आए हैं। हर दिन जो एडवर्टाइज, जब यहाँ पे स्टेट थी तो हमें लग रहा था कि कहीं कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं, हो सकता है हमें तभी दबाया जाता है। जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको इसलिए दबाया जाता है। मेरे साथी बहुत से हैं जो कश्मीर और तंगधार से आज यहाँ आए हैं। तो हमें लगा कि UT बनने के बाद जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके हित में सरकार कुछ बहुत अच्छा सोचेगी, लेकिन उसके बजाय वो चीज़ें भी हमारे से छीनी जा रही हैं जो हमें स्टेट के टाइम मिली जा रही है। जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां भी हमारे से छीन रही थी, UT बनने के बाद तो और ज़्यादा हमें डिप्रेस किया जा रहा है, और ज़्यादा दबाया जा रहा है। आज तो हमें इतना मजबूर कर दिया कि रोड पे उतरने पे हम आ रहे हैं। आज हम उतरे, कल हमारे बीवी बच्चे भी रोड पे होंगे अगर यही हालत रही। क्या कहेंगे आप सरकार से कि क्या करना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को, जिससे जो SSB ने किया है उसको रेक्टिफाई किया जाए? हम एक ही मांग करते हैं। पहली मांग हमारी ये है कि आज जो JKSSB ने अपनी मर्जी से इस पैरे को इनकॉर्पोरेट किया है, इसको इमीडिएट आप रिमूव करो, ताकि 27 दिसंबर के बाद हम लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हों। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, ये जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग UT है चंडीगढ़, ये ख्याल है कि हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे लिए वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं, सर्दी हो, गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो, चाहे वो राजस्थान के वो रेगिस्तान हो या सियाचिन की चोटियाँ हो, हर जगह हमारा जवान खड़ा है और इसी जवान को लेकर सरकारें चलती हैं, सरकारें बनती भी इसी जवान के नाम पर हैं। तो ये जो सरकार कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़बरदस्त किस्म की ज़्यादती है? ये होनी ही नहीं चाहिए थी, आपको सड़क पे आज होना ही नहीं चाहिए था।
बहुत बड़ी ज्यादती है जुनैद जी। आज हमारे बीच वो बंदा है जिसमें भारत सरकार बड़े बड़े दावे करती रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो बंदा भी इसके बीच में है। मैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से उस बंदे का बताऊंगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे वो लोग भी यहाँ आज खड़े हैं। क्या जुनैद जी कभी ऐसा हुआ इन ब्यूरोक्रेट से? आप पूछें, एक बार आप भी पूछें जाके, क्या 6 महीने अपने बीवी बच्चों से बात करने के बिना रहे? इनकी जम्मू से कठुआ ट्रांसफर कर दो तो ये रोने शुरू हो जाते हैं, चिल्लाने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बाबू लोग चेयर पे बैठे हैं ये तब चिल्लाते हैं। तो हम लोग तो सियाचिन ग्लेशियर जैसे जहां -25 -50 डिग्री टेम्परेचर है वहां रहे हैं। अगर आप नेवी की बात करें, नेवी के जो शिप हैं उसके बीच में 6 महीने तक वो मिट्टी नहीं देखते सर, अंदर ही रहते हैं। क्या हालत रहती होगी, और शिप किस प्रकार से घूमती है, कितनी उनको वॉमिटिंग्स और क्या क्या रहते हैं, कितनी हार्डशिप हम देखते हैं। और इस एज में हमें घर भेज दिया जाता है जब हम जो जवानी है, जो हमारा कुछ करने का टाइम था, उस समय हमें देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। देश के लिए हमारे बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आज भी कुछ लोग हैं जिनकी टांग नहीं है, बाजू नहीं है, यहाँ खड़े हैं। उसके बाद हमें ये हमारे से अपॉर्चुनिटी क्यों छीनी जा रही है? हमारी ये मांग है कि आप जिस प्रकार से बाकी स्टेट ड्यूटीज में वेलफेयर दिए जाता है सर्विसमैन को, आप एज इट इज उनका कॉपी पेस्ट करें। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लोग आपसे समझना चाहूंगा, देश भर में आतंकवाद को लेकर या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो जवान हमारे शहीद होते हैं या जो जवान रिटायर होकर अपने घर वापस जाते हैं, बड़ा मान सम्मान उनको अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी ड्यूटीज में मिलता है। लेकिन जिसको मैं कर्म भूमि कहूंगा एक फौजी के लिए, जहां पर वो आतंकवादियों से लड़ रहा है जी, जहां पर उसका मुकाबला आतंकवादियों से सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ड्यूटी पे हैं, आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, आप निवासी भी हैं, आपका घर भी यहीं पे है जी। इसका मतलब हो गया आप आतंकवाद की लड़ाई 2 जगह लड़ रहे हैं जी। एक लड़ाई आप लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, एक लड़ाई आप लड़ रहे हैं जब आप घर वापस आते हैं, तब भी आपके सर पर तो जाहिर सी बात है अगर आतंकवाद है वो खतरा तो रहता है। तो इसके बीच में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आपको रिलीफ ज्यादा देने चाहिए थे, बजाय जो रिलीफ है वो भी आपसे छीनने के? जुनैद जी, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आर्मी भारत में सबसे ज्यादा आर्मी जम्मू कश्मीर की है। सबसे ज्यादा लोग डिप्लॉयड जम्मू कश्मीर में हैं, सबसे ज्यादा लोग शहीद जम्मू कश्मीर में होते हैं। उसके बावजूद भी सबसे कम वेलफेयर हमें दिया जाता है, सबसे कम। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरी जो स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स और यूटी हैं, उनकी तरह हमें दो, उनकी तरह हमें भी समान दो। अगर आप बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ शहीद होते हैं यहाँ के, और उनको, वो तो हमारी ही आर्मी है, हमारे ही सैनिक हैं जो उनको कंधे पर उठाते हैं। क्या कोई पॉलिटिशियंस आता है क्या? एक दिन आएगा, वो भी अपनी पॉलिटिक्स के लिए आता है, हमारे लिए नहीं। और जो ब्यूरोक्रेट्स, कौन ब्यूरोक्रेट्स आता है? वो तो हमारे ही फौजी होते हैं। आपने देखा होगा जुनैद जी, वो फौजी गाड़ियां होती हैं जिनके बीच में उन शहीदों को लिया जाता है। ये वही तिरंगा होता है जो फौजी लेके आते हैं, वो यूनिफॉर्म में होते हैं, वो हम लोग ही होते हैं, हमारे ही साथी होते हैं। ये लोग हमारा सम्मान नहीं करना चाहते सिविल में। इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे जी, फौजी सरकारी नौकरी ले सरकार का हिस्सा बने, कहीं कुछ बाबू लोगों को ये खतरा तो नहीं है कि अगर देशभक्त लोग ज्यादा जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है फौज का कोई आदमी होगा, उसकी नजर एक दफ्तर में एक चीज पर नहीं 10 चीजों पे रहेगी, तो कहीं उस चीज का डर तो नहीं है कि ये लोग सिस्टम में आ गए तो ये तो हर एक चीज पे नजर रखेंगे? नहीं जुनैद जी, बेसिकली क्या है कि ये हमें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, ये चाहते हैं कि हम एसपीओ जाएं। आप देखो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होती है, सब इंस्पेक्टर, वो पहले से ही उसमें रिजर्वेशन नहीं देते हैं, जबकि हमारी जो रिजर्वेशन थी वो नॉन गैजेटेड सब में, उनका सब इंस्पेक्टर 4220 पे ग्रेड है उसका, और वो वहाँ हमें लेते ही नहीं है। और मैंने एक बार वहाँ पे भी डीआईजी साहब से मिलने की कोशिश की, उनसे जब बताया उनके जो रिक्रूटमेंट को देख रहे थे, तो तब भी वो कहने लगे कि यार आपको तो हम एसपीओ लेते हैं, अब आप हमारे अफसर बनने आ गए। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक फौज का जवान इतना क्यों पढ़ लिख गया और क्यों इन ऑफिसों में आ रहा है। इसकी जगह हम सिविलियंस को लें, धांधली करें, गदर करें, क्योंकि आर्मी पर्सन करप्ट नहीं होता, आर्मी पर्सन जो है सच्चा होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब चीजें उनको बोलता है। इसलिए यहाँ पे जो धांधली है, करप्शन, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे बिहार के बाद, शायद अगर मैं गलत ना हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, माफ करना, लेकिन दूसरे नंबर पे करप्शन है। उस करप्शन को खत्म नहीं करना चाहते, आर्मी पर्सन को इसलिए भी एंट्री नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये चाहते कि वो चपरासी हों, इनके कप उठाएं, वो लोग काम करें, ये लोग आगे ना बढ़ें, केस में ना आए, ये लेक्चरर ना बने, ये प्रोफेसर ना बने, ये टीचर ना बने, किसी ओहदे पे ना जाएं, ताकि सिर्फ चाय के कप उठाने की जगह पे रहें। यही इनका मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया जी। जैसे अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, बॉर्डर पुलिस के डॉक्यूमेंट, बॉर्डर पुलिस की भर्ती हुई थी, एक 40 ईयर का एक्समैन है, 35 एज है, इससे कम तो कोई होगा नहीं। वो एक जंग सोल्जर है, एक जो सिविलियन है, उसकी 18 साल, 20 साल, 21 साल एज है, और रनिंग का टाइम सभी का इकट्ठा है। फौज में क्या एज लिमिट है, सभी भाइयों को पता है, कोई 35 के ऊपर ही पेंशन है, सारे इससे कम नहीं है। मैं 34 का आया था, अभी मेरी 37 एज है। तो सिविल में यदि ये जो पुलिस वाले हैं, इनके 35 से ऊपर, वो हमारे साथ कंपटीशन करके देख लें, किसी भी महकमे में, कोई भी महकमा, हमें वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो दौड़ में शूट का टाइम है, वो शूट का टाइम भी हमें मिलना चाहिए।
दिल्ली पुलिस के अंदर भी है, पूरे अदर स्टेट में है सर। बाकी जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके अंदर भी हमें मिलती है रिलैक्सेशन, तो ये होनी चाहिए बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुन लिया कि एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर की सरकार से ये सवाल पूछता है कि अगर मैं देश के लिए बलिदान देता हूं, अगर मैं देश के लिए अपनी जवानी देता हूं और अगर मैं देश के लिए अपने वो साल देता हूं जिन सालों में लोग आराम करना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी लेकर 5 स्टार कार में घूमना चाहते हैं, कि एसी के कमरे में आराम से बैठकर फैसले करना चाहते हैं, अगर उस उम्र में मैं राजस्थान के रेगिस्तानों में हूं, सियाचिन की चोटियों पर हूं और कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में या माओवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला करती है कि आपको एग्जेम्पशन एक बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। नंबर 2, क्या आपको नहीं लगता कि एसएसबी हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वहां बैठे हुए तमाम बाबू लोगों को कम से कम इतना मान सम्मान तो इन सैनिकों को देना चाहिए कि इनकी बात आराम से सुनकर और इनकी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो हक ये मांग रहे हैं, जो इनका हक है, वो इन्हें मिले। तमाम राज्य सरकारें और यूटीज़ में एग्जेम्पशन जब फौजियों को मिलती है उसका ढोल नगाड़ा बजाया जाता है और बार बार बोला जाता है कि हमारे राज्य में, हमारी यूटी में ये एग्जेम्पशन फ़ौज को इसलिए है क्योंकि फ़ौज हमारे लिए लड़ती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आखिरकार कहानी उल्टी क्यों है?